गाइज मैं हूं अब्रुल वर्मा और आज की इस वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं गाइज, कुछ अलग करने वाले हैं जो कि हम अपने हर वीडियो में करते हैं। तो गाइज चलिए आज की इस वीडियो में हम ट्राई करते हैं इंटरनेट से नहीं बल्कि सैटेलाइट से डेटा को फेच करने के लिए। चलिए गाइज आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. सो गाइज़ आज के इस वीडियो में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है ये RTL SDR डोंगल। और ये जो डोंगल है गाइज़ ये इंडिया में तो काफ़ी रेयरली मिलता है, लेकिन आप इसको फिर भी अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है ऑफ कोर्स गाइज़ इसे परचेज़ करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है या फिर अगर आपका जो एरिया है वो ग्रीन जोन में है तो आप ज़रूर से इन डोंगल्स को अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूँ इन्हें आने में एटलीस्ट 15 दिन का टाइम लग जाता है गाइज़। चलिए हम देखते हैं कि बेसिकली RTL SDR डोंगल होते किस पर्पज़ से हैं। इनका सबसे अच्छा यूज़ है किसी भी टाइम के रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करना। और आप इन डोंगल्स की हेल्प से 25 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 2000 मेगाहर्ट्ज़ तक के सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हैं। उन्हें आप चाहें तो अपने कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको फीड कर सकते हैं। और आज हमारा जो वीडियो है हम उसमें यही करने वाले हैं। आज हम इन SDR डोंगल्स की हेल्प से नोवा सैटेलाइट जो कि वेदर सैटेलाइट्स हैं उनसे ट्रांसमिट होने वाले सिग्नल्स को हम रिसीव करेंगे और साथ ही साथ उन्हें हम कुछ सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से डिकोड करेंगे और फाइनली हमें एक इमेज मिलेगी। मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पे एक इमेज दिखाऊंगा। इस टाइप की हमको इमेजेस रिसीव होती हैं जब हम नोवा सैटेलाइट से डेटा को रिसीव करते हैं। आज के लिए हम लोग सिर्फ नोवा सैटेलाइट्स पे कंसंट्रेट करेंगे, नहीं तो इस SDR डोंगल्स के बहुत एप्लीकेशन है गाइज। आप चाहें तो हैम रेडियोस को भी सुन सकते हैं। अपने हैम आपके पास में जो भी हैम ऑपरेटर्स होते हैं वो भी कंटिन्यूसली सिग्नल ब्रॉडकास्ट करते हैं। आप चाहें तो उनको भी इस SDR डोंगल की हेल्प से रिसीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइज, इसके साथ आपको एक इंस्टॉल करना पड़ता है एक एंटेना जो कि इस एंड पे कनेक्ट होता है। इस टाइप के कनेक्टर्स को हम SMA फीमेल कनेक्टर बोलते हैं। तो एंटीना में आपका SMA मेल कनेक्टर होना चाहिए जो कि इस एंड पे आपका इंस्टॉल होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ यहाँ पे गाइज। यहाँ पे एक एंटीना है, ये बहुत ही बेसिक एंटीना है। आपको इस टाइप के एंटीने की ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरे एंटीने की ज़रूरत होती है जब आपको सैटेलाइट से डेटा को रिसीव करना होता है। और मैं आपको इस वीडियो के बाद इस पर्टिकुलर सीन के बाद एक सीन दिखाऊँगा जो कि मैंने अपना एंटीना अपनी रूफ़ के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है। और आपको मैं मेंशन करूँगा कि कैसे उसको बनाना है, कैसे उसको डिज़ाइन करना है। इनफैक्ट मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा जिसकी हेल्प से आप उस एंटीना को डिज़ाइन कर सकते हैं। बट अगर आप इस एंटीना को देखें जो कि बहुत ही बेसिक से एंटीना है, तो इसमें SMA मेल कनेक्टर होता है। और इस टाइप के SDR डोंगल्स आप चाहें तो डायरेक्टली SMA मेल में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरीके से गाइस। उसके बाद जो आपका दूसरा एंड है वो ऑफकोर्स आपकी USB लैपटॉप की USB में इंस्टॉल हो जाता है। तो चलिए मैं काम करता हूँ, आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाता हूँ जो कि मैं अपने एंटीना को जिस तरह से मैंने अपने एंटीना को इंस्टॉल किया हुआ है। और उसके बाद मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा, वो डॉक्यूमेंटेशन पेज दिखाऊंगा जिस तरह से आपको अपने उस एंटीना को इंस्टॉल करना है गाइस। ये है मेरा डाइपोल एंटीना और ये है साउथ डायरेक्शन। सो गाइस जैसे आपने देखा जो मैंने एंटीना है वो अपनी रूफ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के एंटीनास को बनाना कैसे होता है। और इससे पहले कि हम ये देखें कि इस टाइप के एंटीनास को कैसे बनाना है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस यहाँ पर कि जो आपके एंटीनास होते हैं बेसिकली सबसे बेसिक चीज़ उसमें आपको ध्यान रखनी होती है कि उन्हें किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे डेटा को रिसीव करना है। यानी कि जो एंटेनाज हैं वो फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक होते हैं। और यहाँ पर जिन सैटेलाइट्स की हम बात कर रहे हैं वो होती हैं अराउंड 137 मेगाहर्ट्ज़ पे अपने सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करती हैं। और जो हम एंटेना डिज़ाइन करते हैं उनको भी हम 137 मेगाहर्ट्ज़ के अराउंड डिज़ाइन करते हैं। बट एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी एंटेना हम डिज़ाइन करते हैं वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही वर्क करेगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर एंटीना 137 मेगाहर्ट्ज़ के डिज़ाइन करते हैं तो उसकी एक कंप्लीट रेंज होती है। यानी कि आप चाहें तो FM रेडियो भी उससे रिसीव कर सकते हैं और उसके आगे आप चाहें तो 450 इनफैक्ट 800 मेगाहर्ट्ज़ तक के सिग्नल तक को भी आप रिसीव कर सकते हैं। लेकिन उनका जो रिसेप्शन होगा वो उतना परफेक्ट या उतना क्लियर नहीं होगा। आपने एंटीना को जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए बनाया है उस फ्रीक्वेंसी पे वो बहुत ही परफेक्ट काम करेगा। और अगर मैं बोलूँ परफेक्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, परफेक्ट का मतलब ये है गाइस कि अगर सैटेलाइट आपकी बहुत दूर है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ तो 400 से 500 किलोमीटर स्पेस में है, मैं डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में है लेकिन फिर भी वो बहुत दूर है, तब भी ये एंटीनास
अगर जिस फ्रीक्वेंसी के लिए बनाए गए हैं, अगर सैटेलाइट उसी फ्रीक्वेंसी पे डेटा को ट्रांसमिट कर रही हैं तो वो आराम से आप उन्हें रिसीव कर सकते हैं गाइस। तो चलिए आज हम बात करते हैं नोवा सैटेलाइट्स या मीटियोर सैटेलाइट्स के लिए जो हम एंटेना यूज़ करते हैं उनको कैसे डिज़ाइन करना है। तो सिंपली आपको जाना है गूगल पे, और गूगल में एक बहुत अच्छा आपको एक डिस्क्रिप्शन पेज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। मैं ज़रूर से उसको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा आपके लिए, ताकि आप लोग खुद उससे डिज़ाइन कर पाएँ। सो हम जिस टाइप के एंटीना को यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है डाइपोल एंटीना। उसके लिए आपको गूगल पे टाइप करना है डाइपोल एंटीना नोवा, और वहाँ पर आपको RTL SDR ब्लॉग की एक वेबसाइट मिलेगी जहाँ पर स्पेसिफिकली इसी SDR डोंगल के लिए आपको बताया जाएगा कैसे 137 मेगाहर्ट्ज़ पे जो एंटीना आपको टारगेट करना है या जो डेवलप करना है, वो 137 मेगाहर्ट्ज़ पे अगर टारगेट करना चाहते हैं उसको, तो आपको कैसे डिज़ाइन करना है। और इसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन पेज की हेल्प से मैंने अपना जो एंटीना है, जो आपको अभी जस्ट पहले मैंने आपको दिखाया, उसको मैंने डिज़ाइन किया है गाइस। ऑफ कोर्स मैंने वहाँ पे 3D प्रिंटर्स का यूज़ किया है, 3D प्रिंट आइटम्स का यूज़ किया है। तो ऐसे में अगर आपको उस एंटीना को एग्जैक्टली जैसे मैंने डिज़ाइन किया है वैसे ही बनाना है, तो मैं आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो सिंपल इसका जो डायग्राम है वो कैसे आपको बनाना है। यहाँ पर आपको 2 एंटीना लेने हैं। मैंने जो एंटीना यूज़ किया था वो एक कार के ऊपर लगाने वाला एंटीना था। मुझे उसकी कॉस्ट पड़ी थी एक एंटीना की 130 रुपीज़ के अराउंड, और उसके साथ काफ़ी वायरिंग एंड ऑल वो सब आती है, लेकिन वो सब की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ खाली एंटीना को यूज़ करना है। तो मैंने 130 रुपीज़ के एंटीना पड़ा था और मैंने 2 एंटीना लिए थे। साथ ही साथ जो उनकी लेंथ थी, क्योंकि वो एक टेलीस्कोपिक एंटीना था, यानी कि उसकी जो लेंथ है आप उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, उसकी लेंथ को 53.4 सेंटीमीटर्स मेजर करके उसको वहीं पे फिक्स कर दिया था। मैंने वहाँ पे बीच में एक इलेक्ट्रिकल टेप की हेल्प से उसको फिक्स कर दिया था ताकि वो अपने आप मूव ना करे। और दोनों एंटीना जो थे, मैंने 2 एंटीना लिए थे, दोनों एंटीना को मैंने 53.4 सेंटीमीटर्स पे फिक्स कर दिया था, और साथ ही साथ उनको एक पर्टिकुलर एंगल पे मैंने इंक्लाइन भी किया हुआ था। आप अगर आपको अभी यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर से मेरे उस पर्टिकुलर टाइम पे जा सकते हैं जहाँ पर मैंने आपको एंटीना दिखाया था, और उस एंटीना को मैंने यहाँ पर इस तरह से 120 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन करके रखा था। और जो कोएक्स केबल था उसमें आपका जो टीवी का केबल होता है, जिसमें आप अपने टीवी में केबल रिसीव करते हैं, इनफैक्ट अगर आप DTH यूज़ करते हैं, यानी कि डायरेक्ट टू होम सर्विसेज का यूज़ करते हैं, तो उसमें भी सेम केबल ही लगता है, और उन केबल को हम कोएक्सियल केबल कहते हैं। उस केबल में बेसिकली एक कोर वायर होता है जो कि कॉपर का बना होता है, और साथ साथ एक मेटल की ग्रिड होती है जो कि चारों तरफ उसको कवर करे रखती है। तो वो ग्रिड जो होती है वो आपको एक एंटीना से कनेक्ट करनी है, और जो कोर वायर है उसको दूसरे एंटीना से कनेक्ट करना है। ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सा एंटीना किस पर्टिकुलर कोर वायर से कनेक्ट होगा या कौन सा ग्रिड से कनेक्ट होगा। आप किसी भी एक एंटीना को कोर से कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी एक एंटीना को ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। अब यहाँ पर मैं आपको जैसे ही आप ये सेटअप कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि दोनों जो एंटीना है वो 120 डिग्री पे इंक्लाइंड रहेंगे, और साथ ही साथ जो कोएक्सियल केबल आ रहा है वो एक से कोर से कनेक्ट होगा और दूसरे एंटीना के साथ उसकी मैश कनेक्ट होगी। आपको इसको एक केसिंग में रखना है, जैसे आपने मेरे एंटीना में देखा, मैंने उसको एक 3D प्रिंटेड केस में रखा है। आप चाहें तो मैं ज़रूर से उसका जो 3D प्रिंट केस का जो डायग्राम है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपके पास 3D प्रिंटर है तो आप ज़रूर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसे प्रिंट करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खुद उसकी केसिंग डिज़ाइन करें, क्योंकि हर एंटीना अलग ढंग से मिलता है आपको मार्केट में। अगर जिस टाइप का एंटीना मैंने यूज़ किया, अगर वैसे एंटीना आपको एक्सेसिबल है तो ज़रूर से आप मेरे डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं ना। अब दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, जब आप कोर वायर और जो ग्रिड वायर है जो कोएक्सियल का, अगर जैसे ही आप उसको इस एंटेना के साथ कनेक्ट कर देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, आपको एक मल्टीमीटर का यूज़ करके जो इस केबल का जो अदर एंड है उसके साथ कनेक्ट करके चेक करना है कि क्या कनेक्शन पूरी तरह हो रहा है कि नहीं। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इनफैक्ट मैंने गलती की थी यहाँ पर गाइस, मैंने यहाँ पर सब कनेक्शन करके इंस्टॉल कर दिया था, और उसके बाद पता चला कि एंटीना सही से कोएक्स केबल के साथ कनेक्ट ही नहीं कर रहा था, इसकी वजह से मुझे कोई सिग्नल नहीं मिला था। एंड गाइस मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमको सैटेलाइट से डेटा फेच करना है, ये प्रोजेक्ट बहुत ही हाई प्रिसीशन वाले प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि ज़रा सी भी 1 इंच तक की भी मिस्टेक ना हो, और अगर आपसे ऐसी कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, इनफैक्ट मैं बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये पिछले 6 महीने से मैं इसको रिसीव करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मैंने एटलीस्ट 1 या 2 साल पहले कर दी थी, और मैंने
बहुत टाइम के बाद जा कर के मुझे SDR डोंगल मिला और साथ साथ उसके कई टाइम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बहुत सारे हिट एंड ट्रायल के बाद जा कर के मैंने अपना ये एंटेना डिज़ाइन किया। देखने में बहुत सिंपल डिज़ाइन है, लेकिन गाइस जब आप इसको डिज़ाइन करेंगे तब आपको उससे कई चैलेंजेस सामने आएंगे। लेकिन जैसा जो पैटर्न या जो डिज़ाइन मैंने यूज़ किया है वो सबसे बेस्ट मेरे को लगा, वो यही डिज़ाइन है। ये सबसे सिंपल डिज़ाइन है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे बेटर एंटीना भी मार्केट में आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट इससे बेटर एंटीना की डिज़ाइंस भी आपको मिल जाएंगी। और मैं काम करता हूँ आपके लिए कुछ और एंटीनास यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप एंटीना और भी अच्छे से बना सकते हैं या मुझसे भी अच्छा आप एंटीना डिज़ाइन करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ एंटीनास का यूज़ कर सकते हैं। वो है QFH एंटीना। तो गाइस QFH एंटीना जो होता है वो आपका हेलिकल एंटीना होता है, यानी कि इसको हेलिक्स के फॉर्म में डिज़ाइन किया जाता है। और आप इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टेबल को फॉलो कर सकते हैं अपने उस QFH एंटीना को डिज़ाइन करने के लिए। ये हेलिकल फॉर्म में होता है, इसीलिए इतना मुश्किल होता है इसको बनाना। और अगर आप इसका डिज़ाइन देखें तो कुछ इस टाइप से होता है गाइस। यहाँ पे फोटो में इस बंदे ने दिखाया हुआ है कि कैसे उस हेलिक्स को आपको डिज़ाइन करना है। लेकिन आप जैसा देख पा रहे हैं, अगर आपसे ज़रा भी कहीं पे भी, तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया कि अब हम उन सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे जो कि हमको अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आपको सॉफ्टवेयर चाहिए वो है SDR शार्प। और SDR शार्प बेसिकली यूज़ करते हैं हम RTL SDR डोंगल, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वीडियो के, उससे डेटा फेच करने के लिए। तो SDR शार्प डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। आपको बस खाली SDR शार्प सर्च करना है और जो उसका पहला लिंक ही आपको SDR शार्प के डाउनलोड पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, विंडोज़ SDR सॉफ्टवेयर पैकेज। आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना है गाइज, आपको सेकेंड ऑप्शन को इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पैकेज है इसमें सारे प्लगइन्स भी आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर प्लगइन्स हैं जिनको SDR शार्प के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं आप। वो सब आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ देख सकते हैं जो प्लगइन्स की लिस्ट है उन्होंने हमको यहाँ मेंशन की हुई है। हम यहाँ पे सारे प्लगइन्स पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं कुछ प्लगइन्स के बारे में आपको ज़रूर से इस वीडियो में कवर करूँगा कि आप उन प्लगइन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है गाइस। ये स्टेप मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। आपको एक exe फाइल डाउनलोड होगी और उसको रन करना है, इंस्टॉल करना है। और मैं अपने कंप्यूटर में SDR शार्प इंस्टॉल कर चुका हूँ गाइस। तो चलिए सबसे पहले हम SDR शार्प को ओपन करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि SDR शार्प में जो आपको रिसेप्शन मिलता है वो कैसा मिलता है गाइस। तो गाइस यहाँ पर SDR शार्प का कुछ ऐसा इंटरफेस होता है और यहाँ पर जो प्लगइन्स की मैं बात कर रहा था वो इस साइड में इस पर्टिकुलर पैनल में आपको मिल जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको अपने SDR डोंगल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद आपको सबसे पहले इसके ड्राइवर सेट करने हैं। तो ड्राइवर्स जब भी आप SDR डोंगल को इंसर्ट करेंगे आपको उसके ड्राइवर शायद मिले शायद ना भी मिले, लेकिन आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं मेरे में जो है वो ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड हैं और ये बल्क इन इंटरफेस करके इस ड्राइवर्स का नाम होता है। अगर आपको ड्राइवर्स नहीं मिल रहे हैं या आपको जो आपका SDR डोंगल है वो कंप्यूटर में नहीं डिटेक्ट हो रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आप SDR शार्प इंस्टॉल करेंगे उसके साथ साथ एक और सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा जिसको हम कहते हैं ZADIG और व्हाटएवर। आपको इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको ऑप्शंस में जाना है, लिस्ट ऑल डिवाइसेस करना है। आप जैसे लिस्ट ऑल डिवाइसेस करेंगे उसके बाद आपको जैसा मैंने आपको दिखाया बल्क इन इंटरफेस करके मुझे मिल रहा है, आपको भी इसमें एक ऑप्शन मिलेगा बल्क इन इंटरफेस 0 एंड बल्क इन इंटरफेस 1। ये आप देख सकते हैं मेरे में दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सिर्फ बल्क इन इंटरफेस ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने गलत ड्राइवर सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने अगर यहाँ पे अपना गेमिंग माउस सेलेक्ट कर लिया तो मेरा माउस काम करना बंद कर देगा गाइस। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप कीबोर्ड माउस या कोई और ड्राइवर को सिलेक्ट मत करिए, सिर्फ बल्क इन इंटरफेस ड्राइवर को सिलेक्ट करिए, इंटरफेस 0। उसके बाद आपके मेरे में रीइंस्टॉल ड्राइवर का ऑप्शन दे रहा है, आपके में इंस्टॉल ड्राइवर का ऑप्शन दे रहा होगा, आपको उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद जब 0 के लिए इंस्टॉल हो जाए आपको सेम प्रोसेस 1 के लिए भी करना है, और जब दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे तो आपको अपने डिवाइस मैनेजर में इस टाइप से यूनिवर्सल सीरियल बस डिवाइसेस के अंडर में आपको 2 ऑप्शन आएंगे बल्क इन इंटरफेस के। तो चलिए गाइज, यहाँ पर अगर आप जब इसको इस स्टेप तक पहुँच जाएंगे, ये स्टेप मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ खाली आपको स्टेप्स फॉलो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पर SDR शार्प में जाना है और जो आपको सोर्स लिखा हुआ है RTL SDR का, उसमें आपको RTL SDR
R820T, ये उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आपको। याद रखिएगा आपको जो SDR डोंगल है वो नीचे वाले ऑप्शन पे भी काम करेगा, यानी कि USB वाले पे भी काम करेगा, लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पर हमको नोवा सैटेलाइट से वेदर डेटा सर्च करना है वहाँ पर हमको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है गाइस। आपको R820T सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्ले बटन को स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा SDR शार्प है उसमें हमको यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम दिखा रहा है गाइस। तो गाइस चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ पहले आपको ऑप्शन दिखाते हैं इससे पहले कि हम डायरेक्ट अपने नोवा सैटेलाइट पे जंप करें। चलिए हम सबसे पहले अपना यहाँ का जो एक रेडियो स्टेशन है हम उसको सुनने की कोशिश करते हैं। और आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो रिसेप्शन है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। मैं यहाँ पे म्यूज़िक को बंद कर दूँगा गाइस, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ इश्यूज आ सकते हैं, प्राइवेसी इश्यूज एंड ऑल। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे रेडियो मिर्ची के चैनल को यहाँ पे स्पेक्ट्रम में सेलेक्ट किया, मुझे यहाँ पर विद ऑल वटेवर जो भी वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं मैसेज भी दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ यहाँ का रिसेप्शन भी बहुत अच्छा है। चलिए एक सेकेंड के लिए मैं यहाँ की वॉल्यूम ऑन करता हूँ। एंड गाइस आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छी है। और ये अगर आप जो एंटीना मैंने आपको दिखाया था या बताया था आपको डिज़ाइन करना है, अगर आप सेम एंटीना यूज़ कर रहे हैं आपको FM का रिसेप्शन भी बहुत ही अच्छा मिलेगा गाइस। इसलिए अगर आप वो एंटीना यूज़ करते हैं तो आप चाहें तो FM को भी सुनने के लिए अपने SDR डोंगल को यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम एक चीज़ और करते हैं गाइस, यहाँ पर हम आपको एक और ऑप्शन दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ऑप्शन है LNA गेन, मिक्सर गेन और VGA गेन का। आपको फिलहाल जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे ये मिड पॉइंट पर रहेगा, आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन जब मैं नोवा सैटेलाइट को कैप्चर करने के लिए स्टार्ट करूँगा तब मुझे इस गेन को फुल कर देना है। अगर आप अभी से इसको फुल कर देंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आने वाली है आपको। अगर मैं 137 मेगाहर्ट्ज़ पे जाऊँ जहाँ पर अपने को नोवा सैटेलाइट का रिसेप्शन मिलता है, फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से मैं फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकता हूँ और स्पेक्ट्रम में किसी भी फ्रिक्वेंसी पे जो भी डेटा है मुझको फेच कर सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है वो डेटा सैटेलाइट से आ रहा हो, वो हो सकता है किसी हैम रेडियो ऑपरेटर से भी आ रहा हो, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा, आप उनको भी लिसन कर सकते हैं। लेकिन मैं गाइस बता दूं आपको ब्रॉडकास्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आपके पास हैम रेडियो हैं और आप उसको अपने SDR डोंगल में रिसीव करके चेक करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन रिसेप्शन के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप सुन सकते हैं किसी भी रिसेप्शन को। चलिए गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 137.1 मेगाहर्ट्ज़ पे उसको अपना ट्यून कर लिया है SDR शार्प को। फिलहाल मैं बता दूं इस टाइम पे सैटेलाइट मेरे इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही सैटेलाइट हमारे ऊपर आएगी, जो कि मैं इस वीडियो में आपको कवर करके दिखाऊंगा कि कैसे उसको आपको रिसीव करना है गाइस, तो मैं आपको दिखा दूं कि अगर यहाँ पर मैं LNA को पहले से ही फुल रखूँगा तो देखिए कितनी ज़्यादा नॉइज़ बढ़ जाएगी आपके आसपास। आप देखेंगे अगर मैं कंसंट्रेशन जो है इसका 0 करूँ तो आप देख सकते हैं पूरा स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये जो एंटेना जो हमने डिज़ाइन किया है वो 137 मेगाहर्ट्ज़ के लिए ही डिज़ाइन है, तो सबसे ज़्यादा नॉइज़ भी इसी एरिया में आपको मिलेंगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ जब आपको कोई सिग्नल को सर्च करना होता है तो ऐसे में आप LNA का जो गेन है उसको मिड पॉइंट पे रखिए या थोड़ा सा मिड से ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ऐसे में आप जो सिग्नल्स हैं वो आपको क्लियरली दिखेंगे। लेकिन जब आपकी सैटेलाइट रिसीव होने लगेगी तब उस पॉइंट उस गेन को सबसे फुल करना है, क्योंकि आपको उस रिसेप्शन को क्लियर रखना है ताकि आप उसको आराम से डिकोड कर पाएँ। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पे कोई सैटेलाइट है जो इस वक्त आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है सॉरी, मेरे घर के ऊपर, और आप देख सकते हैं हल्का हल्का सिग्नल जो है वो हमको यहाँ पे रिसीव हो रहा है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है, बट मोस्टली बहुत सारे तरह के सिग्नल्स होते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं जो सिग्नल हमें यहाँ रिसीव हो रहा है वो 137.557 मेगाहर्ट्ज़ पे हो रहा है। और जैसे ही मैं LNA गेन को फुल करता हूँ आप देख सकते हैं ये सिग्नल में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो बढ़ गए हैं, और इन फ्लक्चुएशंस को अब हम चाहें तो किसी सॉफ्टवेयर में फीड भी करके उसको डिकोड कर सकते हैं गाइस। तो चलिए हम इसका एक बार ऑडियो ऑन करके देखते हैं कैसा इसकी आवाज़ आती है। देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक बीप करती हुई आवाज़ आ रही होगी बार बार। तो गाइस ये एक तरह का रिसेप्शन होता है। वैसे आपको बता दूँ अलग अलग सैटेलाइट अलग अलग टाइप का डेटा ट्रांसमिट करती हैं। मेटियोर सैटेलाइट वो अलग टाइप का डेटा ट्रांसमिट करती हैं। नोवा सैटेलाइट जो हैं वो मोस्टली FM सिग्नल जैसा ही डेटा ट्रांसमिट करती हैं। तो जब भी नोवा सैटेलाइट्स हमारे ऊपर से पास करेंगी हम इनफैक्ट उनसे जो भी सिग्नल आ रहा होगा हम उनको लिसन कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई और सैटेलाइट पे आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको उसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा।
मैं आपको बता दूं गाइस, यहाँ पर आपको एक 2 और सैटेलाइट दिख रही होंगी, ये भी एक तरह की सैटेलाइट्स हैं। और यहाँ देख सकते हैं जिसका रिसेप्शन है आपको काफ़ी क्लियर मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं गाइस, यहाँ पर जो सैटेलाइट से रिसेप्शन मिलता है आपको गाइस, वो उसके लिए एंटीना का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है गाइस। चलिए इसी तरह से मैं आपको कुछ और हैम रेडियोस भी दिखाता हूँ या सुनाता हूँ यहाँ पर, इसको आप यहाँ सुन सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, इसको मैं स्क्रॉल करके यहाँ पे सारे सिग्नल्स को मैं स्कैन कर सकता हूँ। मैं इस वक्त एक काम करता हूँ, जो LNA है उसको कम कर देता हूँ ताकि जो एग्जैक्ट सिग्नल है वो हम देख पाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमको एक सिग्नल मिल रहा है गाइस, ये एक हैम रेडियो से मिलने वाला सिग्नल है। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो भी लोअर अर्थ ऑर्बिट है, यानी कि अगर जो सैटेलाइट्स होती हैं वो 3 ऑर्बिट में रोटेट करती हैं। एक लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है, मिड अर्थ ऑर्बिट होती है, फाइनली एक हाई एंड या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं। तो जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसके लिए आपको अलग से कुछ अप्लायंस की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट SDR डोंगल से इसको रिसीव कर सकते हैं। लेकिन जब आप हायर अर्थ ऑर्बिट में जाते हैं तो ऐसे में आपको अलग से LNA और 2-3 आइटम्स लगाने पड़ते हैं। आज हम उनको नहीं कवर करेंगे, हम सिर्फ बेसिक कवर करेंगे। चलिए हम इस सिग्नल को सुनने की कोशिश करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम अपने हैम रेडियो को यहाँ पे लिसन कर पा रहे हैं। तो चलिए गाइस, अब हमारे पास आप समझ चुके हैं कि SDR शार्प को कैसे यूज़ करना है। इसमें आपको बहुत तरह के सिग्नल मिलते हैं। 1-2 सिग्नल्स मैं आपको और दिखा सकता हूँ जल्दी से। ये जो सिग्नल है ये एक डैब सिग्नल, यानी कि डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्ट। तो ऐसे सिग्नल्स को आप स्पेशल टूल्स की हेल्प से ही डिकोड कर पाएंगे। चलिए मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको। कैसे इस एरिया में भी आप देख सकते हैं हमको डैब सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्ट करते हैं। अगर मैं इनको जूम करूँ तो आप इनको रिसेप्शन भी सुन पाएंगे। गाइस आप सुन सकते हैं कि जो इसका रिसेप्शन है वो थोड़ा अलग है, इसमें नॉर्मल वॉइस नहीं आ रही है, बल्कि इसमें कुछ ऐसी वॉइस आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत ही एनकोडेड है। मैं आपको जल्दी सुनाता हूँ। तो गाइस अभी आपने सुना जो वॉइस थी वो पूरी तरह से एनकोडेड थी, उसको आपको डिकोड करना पड़ता है। अगर आपको ऐसे सिग्नल रिसीव हो रहे हैं तो आप उनको स्पेशल सॉफ्टवेयर की हेल्प से डिकोड कर सकते हैं और उसके बाद उनको लिसन कर सकते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पर मैं 1-2 और आपको एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। यहाँ पर फ़िलहाल इनके ऊपर मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ। अगर कुछ बहुत ही अच्छा कुछ टॉपिक मिलेगा मैं ज़रूर उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो बैंगलोर की बात की जाए तो मोस्टली ये जो स्पेक्ट्रम है 444 का, वो मोस्टली पुलिस के लिए होता है, इसलिए मैं इनकी जो ऑडियो है उनको आपको उन पर ट्यून नहीं करूँगा। लेकिन मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जिससे बैंगलोर की जो पुलिस है वो बेसिकली 444 मेगाहर्ट्ज़ पे अपने सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करती है और उसको ये लोग आपस में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ और भी सर्विसेज हैं जो आपको 800 से 860 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास आपको रिसीव होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको यहाँ पे भी कई सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक डैब सिग्नल है, ये बेसिकली आपका हैम सिग्नल है। जो डैब सिग्नल है वो ये सिग्नल है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये एक स्पेशली एनकोडेड सिग्नल है जिनको हमको डिकोड करना पड़ता है स्पेशल सॉफ्टवेयर से, तभी हम इनको लिसन कर सकते हैं। और इस एरिया में भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इस स्पेक्ट्रम को यूज़ करती हैं 860 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास। बट मैं किसी को भी ट्यून करके नहीं सुनाऊंगा गाइस आपको, क्योंकि ये थोड़ा प्राइवेसी के अगेंस्ट होगा। बट मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि SDR डोंगल की हेल्प से आप बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन आज जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम नोवा सैटेलाइट को कवर करने वाले हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जिसकी आपको यहाँ पर ज़रूरत लगेगी वो है ऑर्बिट्रॉन। तो गाइस ऑर्बिट्रॉन को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली गूगल पर ऑर्बिट्रॉन सर्च करना है। और इसके बाद इसके डाउनलोड पेज पे जाकर के आपको इसको डाउनलोड कर लेना है गाइस। ये है ऑर्बिट्रॉन का डाउनलोड पेज, यहाँ पे आप डाउनलोड्स में जाकर के ऑर्बिट्रॉन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसको, आपको इस लिंक पे इंस्टॉल करना है। आपको ऑर्बिट्रॉन का जो भी लेटेस्ट वर्जन है आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद मैं ऑर्बिट्रॉन में आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिखता है, उसका यूज़ किस लिए। तो ऑर्बिट्रॉन का मोस्टली यूज़ होता है सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए। मैं यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑर्बिट्रॉन को ओपन करना है। उसके बाद आपको जाना है सेटअप में, इस लिंक से आप सेटअप में जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है TLE अपडेटर में।
अब TLE अपडेटर में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ TXT फाइल्स मिलेंगी। ये हम इनको कहते हैं TLE फाइल्स, यानी कि ये क्या करती हैं, इन TXT फाइल में हर सैटेलाइट के रिलेटेड डेटा सेव रहता है, बट हमें इन्हें अपडेट करना होता है बार बार। तो जब भी आप ऑर्बिट्रॉन को इंस्टॉल करेंगे ये सारी TXT फाइल्स जो हैं वो शायद आउट ऑफ डेट रहें, तो आपको TLE डेटास को अपडेट करना है। तो सबसे पहले जैसे आप ऑर्बिट्रॉन इंस्टॉल करेंगे, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे इसको अपडेट करके दिखाता हूँ। तो आपको ये डाउनलोड या अर्थ वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद ये सारे TLE फाइल्स को अपने आप ही अपडेट कर देगा गाइस। इन हर TXT में स्पेसिफिक सैटेलाइट से रिलेटेड डेटा है। आप देख सकते हैं नोवा सैटेलाइट से रिलेटेड डेटा भी अपने को एक TXT फाइल में मिलता है। एक बार सारी फाइल्स अपडेट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, नोवा से रिलेटेड अपने पास एक TXT फाइल है। आप चाहें तो nova.txt को कर सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो weather.txt का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे परफेक्ट मुझे weather.txt लगता है, क्योंकि weather.txt में जो भी एक्टिव वेदर सैटेलाइट्स हैं सिर्फ उन्हीं की लिस्ट होती है, सारी सैटेलाइट्स की लिस्ट नहीं होती है गाइज। तो हम यहाँ पे weather.txt को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके करना है। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर लोड TLE ऑप्शन में, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो weather.txt फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो अपने को जो भी एक्टिव वेदर सैटेलाइट्स हैं उनकी लिस्ट मिलेगी। अगर आप nova.txt सिलेक्ट करते हैं उसमें भी आपको नोवा सैटेलाइट्स की लिस्ट मिलेगी, लेकिन नोवा सैटेलाइट्स उसमें बहुत होंगी लिस्ट में, और उसमें सिर्फ खाली 3 ही सैटेलाइट ऐसी हैं या 4 सैटेलाइट ऐसी हैं जो वर्क कर रही हैं इस वक्त, और उसमें से 3 ही ऐसी हैं जिनसे हम रिसीव कर सकते हैं डेटा को। तो वो है नोवा 15, 18 एंड 19। आप चाहें तो तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे आप तीनों सैटेलाइट को सिलेक्ट करेंगे आपको दिखाने लगेगा कि सैटेलाइट इस वक्त अर्थ में कहाँ पर है। आप देख सकते हैं नोवा 19 जो है इस वक्त एटलांटिक के पास जाने वाली है, नोवा 18 भी अराउंड एटलांटिक के आसपास है, और नोवा 15 जो है वो अपने पैसिफिक एरिया में पैसिफिक ओशन के जस्ट ऊपर है। और अगर आप एक ग्रीन सर्कल देखेंगे बेसिकली ये इसके रेंज है, यानी कि जो भी ये सैटेलाइट डेटा ट्रांसमिट कर रही है, जो भी सिग्नल ट्रांसमिट कर रही है वो इस सर्किल के अंदर आने वाला है। तो अपने को ये पता करना है कि क्या वो अपने सिटी में ब्रॉडकास्ट कर रही है कि नहीं। तो जैसे आप देख सकते हैं बैंगलोर मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, तो आपको अपने सिटी को मार्क करना है। वो कैसे करेंगे, आपको जाना है लोकेशन वाले टैब में और यहाँ पे अपनी सिटी को ऐड करना है। अगर इन केस आपका सिटी इस लिस्ट में मेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा बैंगलोर सिटी काफ़ी फेमस है, काफ़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वो मेंशन था पहले से। अगर आपका सिटी मेंशन नहीं है तो आपको बस उसको एक नेम देना है, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको गूगल से फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, आपको जाना है गूगल पे। लेट्स से हम लखनऊ का बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लखनऊ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उससे मुझको यहाँ पे मिल जाता है। सिंपली आपको इस डेटा को उठा करके इन दोनों कॉलम में फीड कर देना है, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स में। उसके बाद उसको ऐड टू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सिटी आपका ऐड हो जाएगा गाइस। चलिए मैं एक बार जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिटी का जो नाम है वो यहाँ मेंशन कर देता हूँ, और साथ ही साथ आपका जो लैटिट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड है गाइस, ऑलमोस्ट 3 डिजिट तक आप कॉपी कर सकते हैं, 4 डिजिट तक कॉपी कर सकते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे डिग्री ईस्ट दिखा रहा है। चलिए मैं इसको ऐड टू लिस्ट करता हूँ और इसको चूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर आपको वो शहर गलत जगह दिखा रहा है तो इसका मतलब आपने डिग्री ईस्ट की जगह डिग्री वेस्ट एंटर कर दिया है। फिलहाल लखनऊ की सही एग्जैक्ट लोकेशन दिखा रहा है। तो ऐसे मुझे पता चल जाएगा कि जब भी यहाँ पर जब ये सर्किल जब मेरा शहर उस सर्किल के अंदर आएगा तो मुझे पता चल जाएगा जो सैटेलाइट का जो रिसेप्शन है वो हमारे इस वक्त हम उसको रिसीव कर सकते हैं। चलिए मैं वापस से बेंगलोर में जाता हूँ। तो गाइज अब जैसे मैंने आपको बताया ये 2 सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरत होगी यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑर्बिट्रॉन को रखना है एक तरफ और साथ साथ बैकग्राउंड में आपको SDR शार्प को ओपन करना है। अब एक फाइनल सॉफ्टवेयर जिसकी आपको यहाँ पर ज़रूरत है वो भी इंस्टॉल करना है आपको, वो है WX2IMG। जल्दी से मैं उसको भी दिखा देता हूँ।
तो गाइज़ यहाँ पर मैंने WX2IMG का आपको ये रिस्टोर्ड वर्जन इस वक्त अवेलेबल है, आपको इसी वर्जन को इंस्टॉल करना है। तो आपको जाना है WX2IMG रिस्टोर्ड पे, फिर डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक वर्जन मिलेगा 2.11.2, आपको इस बेटा वर्जन पे जाना है। उसके बाद आपको उसमें विंडोज़ वाले ऑप्शन को इंस्टॉल कर लेना है गाइस। आपको बता दूं फिर से कि बेटा वर्जन के विंडोज़ ऑप्शन को आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि वो विंडोज़ 10 को भी सपोर्ट करता है गाइस। एक बार आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको मैं WX2IMG भी खोल के दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से आपको मिलता है। आपको मैं बता दूँ, जब भी आप WX2IMG को ओपन करेंगे आपको एक रजिस्टर करने का ऑप्शन बोलेगा, और यहाँ पर जो रजिस्टर रिलेटेड डेटा है वो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा इस। तो अगर इसके होम पेज पे जाएँ WX2IMG के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको तीनों डिटेल अपग्रेड की, फुल नेम और ईमेल एड्रेस तीनों मिल जाएगा। आपको रजिस्टर कर देना है उसको, कुछ इलीगल नहीं है, क्योंकि WX2IMG खुद कहता है उसको रजिस्टर करने को। आप उस पैकेज को इंस्टॉल करके उसके बाद उसको रजिस्टर कर सकते हैं गाइस। पूरी डिटेल आपको WX2IMG पे मिल जाएगी। उसके बाद आप एक बार इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो फाइनल जो चीज़ आपको बची है, एक लास्ट सॉफ्टवेयर, वो है VB ऑडियो केबल। इस सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उनके लिंक आपको मेंशन कर दूंगा ताकि आप इसको इंस्टॉल कर पाएँ। आपको VB ऑडियो केबल का इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है VB ऑडियो केबल की, और उसके बाद आपको जो पैकेज है यहाँ पे डाउनलोड करके लिखा रहेगा, आपको उसको क्लिक करके डाउनलोड करना है। उसके बाद उस ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। इसका यूज़ क्या होता है, इस VB ऑडियो केबल से हम एक सॉफ्टवेयर से निकल रहे डेटा को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ही नहीं, बल्कि आप चाहें तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में भी जो कि SDR से रिलेटेड हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से रिलेटेड है, अब उनको चाहें तो उसके लिए भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, आपको VB ऑडियो केबल को इंस्टॉल कर लेना है। ये 4 सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिए। ऑर्बिट्रॉन करना है, SDR शार्प करना है, WX2IMG करना है, और फाइनली लास्ट ऑप्शन है वो है आपका VB ऑडियो केबल। VB ऑडियो केबल का कोई आइकन बन के नहीं आएगा। इनफैक्ट VB ऑडियो केबल इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको अपने साउंड के कंट्रोल पैनल में जाना है। उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग टैब में जाना है। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में इससे केबल आउटपुट करके बना होगा, और ये आइकन आपके लिए बना होगा। सेम तरीके से आपको स्पीकर में भी सेम आइकन मिलेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि हम VB ऑडियो केबल में अपने डेटा को मतलब एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से अपना जो आउटपुट स्पीकर है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं केबल इनपुट में, और जो अपना केबल आउटपुट होता है वो माइक्रोफोन के फॉर्मेट में मिलने लगता है। तो जो भी आप जब आप हम SDR शार्प में अगर मैं हम दिखाएं आपको, यहाँ पे जो आउटपुट ऑप्शन है, मतलब ऑडियो के टैब के अंदर जो आउटपुट ऑप्शन है, उसमें अगर हम अपना VB ऑडियो केबल सेलेक्ट कर लेंगे और जब इसको प्ले करेंगे तो गाइस जो भी डेटा होगा वो अपने को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे स्कॉच को ऑन किया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी ऑडियो को पहले बढ़ाता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको फुल कर दिया है। अब देख सकते हैं जो हमारा VB ऑडियो केबल है उसमें जो हमारा जो आउटपुट लेवल है ऑडियो का वो सबसे मैक्सिमम चला गया है, और वो इसी पे डिपेंड करेगा कि हम यहाँ पे कितनी वॉल्यूम सेट कर रहे हैं, उसी हिसाब से उसके अंदर का जो ऑडियो लेवल है वो वेरी करेगा। तो गाइस अब यहाँ देख सकते हैं जो हमारा VB ऑडियो केबल है उसमें अपने को ऑडियो मिलने लगा है। अब अगर किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हम ये केबल आउटपुट सेलेक्ट करेंगे एज अ इनपुट, तो हमको लाइक अ माइक्रोफोन, जैसे मैं यहाँ पे माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ अपनी रिकॉर्डिंग करने के लिए, वहीं पे रिकॉर्डिंग करने के लिए हम इस ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं गाइस, जो भी SDR शार्प प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम यही करने वाले हैं, जब भी नोवा सैटेलाइट पास करेगी हम उससे जनरेट होने वाले ऑडियो को हम WX2IMG को फीड करेंगे। WX2IMG क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके उसको इमेज में कन्वर्ट करेगा गाइस। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया, हर वक्त सैटेलाइट हमारे ऊपर नहीं होती, और इस वक्त आप देख सकते हैं तो इस वक्त बिल्कुल भी हमारे ऊपर नहीं है। तो मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पर आपको एक प्रीवियस रिकॉर्डिंग दिखाऊँगा गाइस, और साथ ही साथ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये सारे टूल्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, मैं आप लोगों के लिए काम और करूँगा। मैं वही रिकॉर्डिंग विद ऑडियो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। तो आप चाहें तो VB ऑडियो केबल में आप उस रिकॉर्डिंग का ऑडियो जो है वो आप फीड करके WX2IMG की हेल्प से उसको डिकोड करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए जल्दी से वो सेटअप या वो टेस्ट करके दिखाता हूँ। उसके बाद मैं अपना कंप्लीट जो नोवा सैटेलाइट का रिकॉर्डिंग है उसका मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा गाइस। तो गाइस चलिए, मैंने इसके लिए रिकॉर्डिंग यहाँ पे के लिए करके रखी हुई है पहले से ही, जब नोवा सैटेलाइट हमारे ऊपर से पास कर रही थी। तो गाइस एक्चुअली क्या था, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था गाइस, तो इस पॉइंट पे जैसे ही मैंने अपने ऑप्शन को चेंज किया
बहुत ज़्यादा नॉइज़ मेरे ऑडियो में आ गई। तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी आवाज़ की एक फीडबैक यानी कि बैक आवाज़ को मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा। तो गाइस मैं आपको बता दूँ इस वक्त मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक ऑप्शन करूँगा, मैं मिक्सर कंट्रोलर में जाऊँगा और जो अपना केबल ऑडियो है, आउटपुट जो है उसको मैं सेट एज अ डिफ़ॉल्ट कर दूँगा। तो ऐसे क्या होगा कि जो हमारा SDR शार्प से जो भी डेटा आ रहा है वो अब एज अ डिफ़ॉल्ट माइक्रोफोन की तरह एक्ट करेगा। और हम यहाँ पे जैसे ही WX2IMG में मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ऑटो रिकॉर्डिंग हम तब यूज़ करते हैं जब ऑटोमेटिकली सैटेलाइट पास करती हैं हमारे ऊपर से, तब हम ऑटो रिकॉर्डिंग का यूज़ करते हैं और तब ऑटोमेटिकली WX2IMG रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है जैसे सैटेलाइट का अपने को डिस्प्ले मिलता है। लेकिन क्योंकि हमको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं तो अपने को ये चीज़ ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे WX2IMG में हमको जैसे हमने अपने ऑर्बिट्रॉन में सैटेलाइट के डेटा को रिफ्रेश किया था, इंटरनेट से नया डेटा डाउनलोड किया था, सिमिलर तरीके से आपको WX2IMG में भी अपडेट क्रिपलर्स जो कि मैंने आपको दिखाया था उस पर जाकर क्लिक करना है और अपने सैटेलाइट डेटा के उसको अपडेट कर देना है। चलिए अब एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पर हम एक अपनी जो ऑडियो है अपने SDR शार्प को पहले तो हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे क्योंकि अभी उस वक्त हम SDR शार्प का यूज़ नहीं करने वाले हैं। और आपको बस एक काम करना है, जब आपको अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है, जिस टाइम पर आप एक्चुअल सैटेलाइट से डेटा फैच करेंगे उस पॉइंट पे आपको अपने SDR शार्प को 137 मेगाहर्ट्ज़ पे ट्यून कर देना है और साथ साथ ऑडियो आउटपुट को आपको VB ऑडियो केबल पे सेट करना है। उसके बाद जो भी डेटा आ रहा होगा SDR शार्प से वो आपको WX2IMG मिल जाएगा। फिलहाल मैंने अपना SDR शार्प को क्लोज़ कर दिया यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो ऑडियो जो है वो हम इस वीडियो से उठाने वाले हैं जो कि हमने पहले रिकॉर्ड करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पे मैनुअल टेस्ट को स्टार्ट कर दिया है। अब मैनुअल टेस्ट मतलब क्या है कि हम अपने से एक ऑडियो फीड कर रहे हैं जिसको हम WX2IMG की हेल्प से डिकोड करेंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जो इस वीडियो का जो ऑडियो है उसको हम क्या करेंगे उस पॉइंट पे ले आते हैं जहाँ पर सबसे अच्छा रिसेप्शन हमको सैटेलाइट से मिल रहा था। अब जो वीडियो है जो हमने कैप्चर करके रखा हुआ था उसका जो ऑडियो है वो हम VB ऑडियो केबल को फीड कर रहे हैं और VB ऑडियो केबल का जो आउटपुट है वो हम WX2IMG को फीड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आप देख पाएंगे जो इमेज हमको अपनी रिकॉर्डिंग में मिल रही थी वही सेम इमेज हमको गाइस यहाँ पर अपने WX2IMG में रिसीव होना शुरू हो गई है। तो गाइस आप भी इसी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा। आप उसको यूट्यूब पर रन करके उस यूट्यूब से आने वाले डेटा को आप VB ऑडियो केबल में फीड करिएगा और साथ ही साथ उसको आप अपने WX2IMG में फीड कर सकते हैं। सिर्फ मेरा ही सैंपल नहीं, आप और भी सैंपल आपको YouTube पे मिल जाएंगे जहाँ पर आपको इस नोवा रिकॉर्डिंग को आप सुन सकते होंगे गाइस। तो गाइस मैं आप एक काम करूँगा, आपको यहाँ पर सैटेलाइट का जो साउंड है किस तरह से जब आप उसको रिसीव करते हैं अपने SDR शार्प में वो कैसे आपको साउंड करती है उसका एक सैंपल मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। और ये उनमें से एक थी नोवा सैटेलाइट्स। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो के एंड में मैं कुछ इमेजेस रखूँगा, मैं आपको एक दो सैंपल्स और दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी इमेज हमको यहाँ रिसीव हुई है गाइस। इस टाइप की इमेजेस हमें यहाँ पे रिसीव होती हैं जब हम अच्छे से एंटेना को इंस्टॉल करते हैं और परफेक्टली काम करते हैं गाइस। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर से उसे कमेंट में लिख सकते हैं और उसे मैं उसको ज़रूर से आपको जवाब दूँगा। तो गाइस होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।